Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो इंटरमीडिएट इंग्लिश के लिए है और आज का टॉपिक है वॉइस। वॉइस डेफिनेशन। Voice refers to the form of the verb that indicates whether the doer of an action is the subject or object in a sentence। वॉइस वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है या वर्ब की ऐसी फॉर्म जो यह सूचित करती है कि उसका जो सब्जेक्ट है, जो डूअर ऑफ एन एक्शन के जो एक्शन का डूअर है वह सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में वह सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, यह सूचित करती है। उस फॉर्म को हम वॉइस कहते हैं। अर्थात वर्ब की ऐसी फॉर्म जो जिससे हमें यह पता लगता है कि वर्ब का जो डूअर है वह सब्जेक्ट है सेंटेंस में या फिर ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब की उस फॉर्म को हम वॉइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संदीप एट एन एप्पल। यहां पर संदीप जो डूअर है, एट एक्शन का डूअर है, वह सब्जेक्ट है। एन एप्पल वॉज ईटन बाई संदीप, तो जो डूअर एक्शन का, ईट का जो डूअर है वह संदीप है, लेकिन इस सेंटेंस में संदीप ऑब्जेक्ट है। यानी वर्ब का जो डूअर है वह इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। वर्ब का डूअर, वर्ब मतलब एक्शन। एक्शन क्या है? ईट। ईट का सब्जेक्ट यहाँ ईट का डूअर जो है, परफॉर्मर जो है, वो यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। एंड एप्पल वॉज ईटन बाय संदीप, इस सेंटेंस में संदीप जो ईट का डूअर है वह ऑब्जेक्ट है। वॉइस चेंज इन्वॉल्व्स 3 मेजर चेंजेस। वॉइस के चेंज करने में 3 प्रमुख चेंज शामिल होते हैं, या किसी वॉइस के बदलाव में या बदलने में 3 प्रमुख बदलाव शामिल होते हैं। जैसे या 3 बदलाव मुख्य रूप से होते हैं। जब 3 बदलाव होते हैं तब हम कहते हैं कि हमने वॉइस चेंज कर दिया किसी वर्ब का। कैसे वो 3 बदलाव क्या क्या होते हैं? इट चेंजेस द फंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। जब वॉइस किसी वर्ब का वॉइस बदलता है तो वह सब्जेक्ट का फंक्शन और ऑब्जेक्ट का फंक्शन भी बदल देता है। यानी सब्जेक्ट का फंक्शन भी बदल जाता है और ऑब्जेक्ट का फंक्शन भी बदल जाता है। नंबर 1। नंबर 2, इट चेंजेस द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। दूसरा, जब किसी वर्ब का वॉइस बदलता है या चेंज होता है तो यह सब्जेक्ट की पोजीशन को भी बदल देता है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को भी बदल देता है। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पर जो एक्टिव वॉइस में होते हैं या जो जहां पहले होते हैं वहां पर नहीं रहते हैं। नंबर 3, इट चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये वर्ब की फॉर्म को भी बदल देता है। बट इट डज नॉट चेंज द बेसिक मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, लेकिन यह सेंटेंस के बेसिक मीनिंग को नहीं बदलता है। यानी वॉइस जब चेंज होता है किसी वर्ब का तो सब्जेक्ट का फंक्शन चेंज होता है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन चेंज होता है, और सब्जेक्ट का की पोजीशन चेंज होती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, और वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। लेकिन इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होता है। यानी जो सेंटेंस का मीनिंग होता है वह मीनिंग अर्थात अर्थ वही रहता है। नाउ फॉर एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस ने मतलब वॉइस इज ऑफ 2 काइंड्स। वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा पैसिव वॉइस होता है। वॉइस इज ऑफ 2 काइंड्स। वॉइस के 2 प्रकार होते हैं, 1 इज एक्टिव वॉइस एंड 1 इज पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? अ वर्ब इज इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस व्हेन द ग्रामेटिकल सब्जेक्ट एंड द डूअर और एजेंट आर द सेम पर्सन और थिंग। किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में हम तब कहते हैं जब व्हेन द ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, उस वर्ब का ग्रामेटिकल सब्जेक्ट एंड द डूअर और एजेंट यानी एक्चुअल सब्जेक्ट, यानी जिसने वास्तव में उस फंक्शन को किया है वह व्यक्ति, और जो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट सेंटेंस में दिया गया है वह आर द सेम पर्सन और थिंग, वे एक ही व्यक्ति या वस्तु हों, तब कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दीपक रोट अ स्टोरी,
तो दीपक क्या है, इसका सब्जेक्ट है, राउट का सब्जेक्ट क्या है, दीपक है। अब यहां पर देखना होगा कि असली सब्जेक्ट कौन है, यानी डूअर या एजेंट कौन है, राइट का। राउट की फर्स्ट फॉर्म तो राइट होती है, या राउट ही हम कहें तो राउट का एक्चुअल डूअर यानी किसने स्टोरी को किसने लिखा, तो दीपक ने। और ग्रामेटिकल सब्जेक्ट भी कौन है, यानी ग्रामर की दृष्टि से जो वर्ब से पहले आता है उसको हम ग्रामर की दृष्टि से सब्जेक्ट कहते हैं। तो ग्रामर की दृष्टि से भी दीपक ही सब्जेक्ट है इसमें। और वास्तव में परफॉर्मर, डूअर या एजेंट कहें हम, राइट का एजेंट यानी स्टोरी किसने लिखी है, दीपक ने। तो इस तरह से ये डूअर, एजेंट और ग्रामेटिकल सब्जेक्ट दोनों या तीनों एक ही है। यानी ग्रामेटिकल डूअर भी सब्जेक्ट है, एजेंट भी ग्रामेटिकल डूअर भी दीपक है, और एजेंट भी दीपक है, और इसका सब्जेक्ट भी मतलब ग्रामेटिकल सब्जेक्ट भी क्या है, दीपक ही है। इसलिए यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस, a verb is in the form of passive voice when the grammatical subject and the doer are different। तो कोई वर्ब पैसिव वॉइस में तब होती है जब उसका ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और उसका डूअर आर डिफरेंट, वो अलग अलग होते हैं दोनों, यानी ग्रामेटिकल सब्जेक्ट अलग है और डूअर अलग है। तब क्या होता है, तब हम किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अ स्टोरी वाज रिटन बाय दीपक। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि वास्तव में जो वर्ब से पहले होता है वह सब्जेक्ट होता है। तो अ स्टोरी वाज रिटन यानी वाज का या वाज रिटन का सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट तो है अ स्टोरी। तो इसलिए अ स्टोरी तो हो गया ग्रामेटिकल सब्जेक्ट। ये जो वॉज यूज किया गया है ये किसके अकॉर्डिंग किया गया है, ये तो स्टोरी के अकॉर्डिंग यूज किया गया है। इसका मतलब है कि वॉज रिटन का सब्जेक्ट है ए स्टोरी, तो इसलिए ग्रामेटिकल सब्जेक्ट तो ए स्टोरी हो गया। और रिटन बाय दीपक, तो राइट का जो काम है वो तो स्टोरी नहीं कर सकती, वो तो कौन कर सकता है, दीपक कर सकता है। यानी वास्तव में लिखी किसने है, वास्तव में दीपक ने लिखी है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो एक्चुअल डूअर या परफॉर्मर है या एजेंट है, वर्ब राइट का जो एजेंट है या डूअर है, दैट इज वह कौन है, वह दीपक है। तो इस तरह से देखेंगे कि जो वास्तविक डूअर है वो दीपक है एंड ग्रामेटिकल सब्जेक्ट यहाँ ए स्टोरी है। तो दोनों ही अलग अलग हैं, यानी कि वर्ब राइट का डूअर अलग है जो दीपक है, एंड इसका जो ऑब्जेक्ट है जो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है वो ए स्टोरी है। तो इसलिए दोनों अलग अलग हैं। तो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट और डूअर दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, इसलिए ये सेंटेंस किस में है, इसलिए यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। सिंस द एक्टिव ऑब्जेक्ट हैज टू बिकम द पैसिव सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, ट्रांसिटिव वर्ब्स are always in active voice. It is only transitive verbs that can be put into the passive voice. तो यहाँ since the active object has to become the passive subject, क्योंकि एक्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को ही हम बिकम द पैसिव सब्जेक्ट, वही जो है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है, या एक्टिव वॉइस में जो शब्द ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब्स आर ऑलवेज इन द एक्टिव वॉइस, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं वही हमेशा एक्टिव वॉइस में होती हैं। इट इज ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स, ये केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स ही होती हैं दैट कैन बी पुट इनटू द पैसिव वॉइस, यानी कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स को ही पैसिव वॉइस में लिखा जा सकता है या रखा जा सकता है और किसी वर्ब को नहीं। यानी केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स ही केवल पैसिव वॉइस में चेंज की जा सकती हैं और कोई दूसरी वर्ब नहीं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है, यानी यहां पर हम ये देख रहे हैं कि बिना ऑब्जेक्ट के किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना जरूरी होता है। तो सिर्फ वही वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट हो या जिसका कोई ऑब्जेक्ट हो उसी वर्ब को हम सिर्फ पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसलिए केवल ट्रांजिटिव वर्ब को ही वॉइस में चेंज किया जा सकता है, और ट्रांजिटिव वर्ब के अलावा किसी दूसरी वर्ब को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता है।
और ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब यहाँ पर उस वर्ब से है जिसका अपना एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऐसी वर्ब जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, या जो वर्ब्स हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ही प्रयोग की जाती हैं उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे ही रीड्स अ बुक, तो ए बुक इसमें ऑब्जेक्ट है, तो रीड इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है। बात करते हैं नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की फॉर्म कैसे बनती है या पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है या पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन कैसा होता है, इस विषय पर हम बात करते हैं। नंबर 1, द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव बिकम्स द सब्जेक्ट इन द पैसिव। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो शब्द या वर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा होता है वह अगले यानी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाता है, उसको सब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है। द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव इज एक्सप्रेस्ड एज बाई प्लस एजेंट, और जो एक्टिव वॉइस में जो शब्द सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता है उसको पैसिव वॉइस में लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में बाई लगा करके और बाई के साथ एजेंट यानी कि सब्जेक्ट के रूप में उसको लिखा जाता है, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाता है वह। तो बाई प्लस यानी जो यहाँ सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के शुरू में उसको बाई के साथ यहाँ पर लिख दिया जाता है, जैसे बाई राजेश, बाई महेश, बाई दिनेश, या बाई हिम, बाई देम, इस तरह से लिख दिया जाता है, बाई यू। द एक्टिव वर्ब बिकम्स बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और जो वर्ब एक्टिव वॉइस की जो वर्ब होती है वह बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल बन जाती है। बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है कि इज एम आर हो जाती है, और इज एम आर के साथ पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है कि थर्ड फॉर्म में आ जाती है, यानी इज थर्ड फॉर्म, एम थर्ड फॉर्म, आर थर्ड फॉर्म, वॉज थर्ड फॉर्म, वर थर्ड फॉर्म, या फिर हैज बीन थर्ड फॉर्म, हैव बीन थर्ड फॉर्म, हैड बीन थर्ड फॉर्म, इस फॉर्म में आ जाती है। नोट क्या क्या है देखेंगे। बाई प्लस एजेंट, तो बाई प्लस एजेंट क्या है, दिस कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड ओनली व्हेन द एजेंट इज डेफिनेट एंड इंपॉर्टेंट। तो यह फॉर्म तब प्रयोग की जाती है जब कि एजेंट जो होता है यानी कि सब्जेक्ट जो होता है वर्ब का वह डेफिनेट होता है और इंपॉर्टेंट होता है, यानी वो यूजफुल होता है। जब यूजफुल होता है तब हम बाई प्लस एजेंट का प्रयोग जरूर करते हैं सेंटेंस में, यानी कि बाई प्लस एजेंट का प्रयोग हमेशा नहीं करते हैं, किया जाता है लेकिन हमेशा नहीं किया जाता है। मतलब बाई प्लस एजेंट लगेगा ही लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा सिर्फ तभी किया जाता है जब ये जो एजेंट है यानी जो सब्जेक्ट है ये बहुत डेफिनेट हो, निश्चित हो, सर्टन हो और इम्पोर्टेंट भी हो, यानी अगर इसको नहीं लगाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा या सेंटेंस का अर्थ पर असर पड़ेगा, तभी हम इसको यूज करते हैं, अदरवाइज सभी में यूज नहीं किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो यहाँ पर अब डिस्कवर्ड अमेरिका, तो अमेरिका के डिस्कवरर के रूप में कोलंबस का नाम जाना जाता है, तो हम इसको चाहे एक्टिव में लिखें चाहे पैसिव में लिखें, लेकिन हमें कोलंबस का नाम लिखना ही पड़ेगा, बिना इसके मतलब इस सेंटेंस की ही इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इसको हमें इस ऐसे सब्जेक्ट को हमें बाई लगा करके लास्ट में लिख देना पड़ता है और लिख देना चाहिए, जैसे अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाई कोलंबस, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाई कोलंबस, ये हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो अमेरिका, तो इस तरह से बाई प्लस एजेंट ये यहां पर लिख दिया, सभी में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है कभी कभी विदाउट बाई प्लस एजेंट भी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे बाई प्लस एजेंट इज नॉट यूज्ड व्हेन द एजेंट इज वेग। मतलब वेग का मतलब है कि जब एजेंट कोई प्रचलित ना हो और प्रचलन में ना हो तब हम बाई प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। सो व्हेन दिस एक्टिव सब्जेक्ट इज वेग इट डज नॉट बिकम बाई प्लस एजेंट, जब यह प्रचलन से बाहर की चीज हो या फिर जानकारी ना हो। वेग का मतलब हमें यह भी होता है कि जानकारी नहीं है, धुंधला, मतलब वेग का मतलब वैसे धुंधला होता है, तो अगर किसी चीज की हमको जानकारी नहीं है तो भी वो इसी स्थिति में आएगा, तो ऐसी स्थिति में बाई प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे माई वॉच इज स्टोलन, तो अब किसने वॉच चुराई हमें तो पता नहीं है,
तो इसको हम कहेंगे कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो वेग है, और जब वेग है यानी पता ही नहीं है तब हम बाई लगाना जरूरी नहीं है, और ऐसे सेंटेंसेस को यूजुअली हम पैसिव वॉइस में ही कहते हैं। तो माई वॉच इज स्टोलन ऐसे हम कह देते हैं, या इसी तरह से कहा जाता है माई वॉच इज स्टोलन, एंड इस तरह से, जिनमें और भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोले जाते हैं। सी पॉइंट इज by plus agent is not used when the agent obvious enough to be inferred, यानी कि by plus एजेंट हम उस समय भी नहीं यूज करते हैं जब हमें एजेंट जो है ऑब्वियस यानी स्पष्ट लगता है और हम जानते हैं इनफ टू बी इन्फर्ड यानी अर्थ लगाने में या गैस करने में, या मतलब हम सब जानते हैं जो सुन रहा है वह भी अंदाजा लगा सकता है और जो बोल रहा है उसको तो पता ही है। तो ऐसी स्थिति में मतलब जब कॉमन है एजेंट तब हम उसमें बाई प्लस एजेंट नहीं लगाते। जैसे ब्रेड इज बेक्ड इन अ स्पेशल काइंड ऑफ, बेक्ड नहीं बेक्ड होगा तो ये सी नहीं, ठीक है। ब्रेड इज बेक्ड इन अ स्पेशल काइंड ऑफ ओवन, तो यहाँ जो बेक है ब्रेड इज बेक्ड इन अ स्पेशल काइंड ऑफ ओवन। अब यहाँ कौन बेक करेगा ये सभी जानते हैं, बेकर ही होगा, तो है ना, ये बेकर ही होगा। तो जब या फिर हमारे घर में ही होगा, तो जब घर में ही होगा तो फिर इसका मतलब है कि उसके विषय में कोई जानने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से बुक्स आर सोल्ड एट 25% कंसेशन, तो बुक्स आर सोल्ड तो कौन बेचेगा, बुक्स को शॉपकीपर ही बेचेगा, तो इसलिए यहाँ हम कहेंगे बाई शॉपकीपर, बाई कंपनी, बाई काउंटर। तो ये सब, तो ये इजी है, मीन्स इट इज ऑब्वियस इनफ टू बी इन्फर्ड, यानी यह अर्थ लगाने में या समझने में आसान है कि बुक्स कौन बेच रहा होगा। तो ऐसे जो मतलब स्पष्ट हैं जिनके सब्जेक्ट, उनको हम बाई प्लस एजेंट के रूप में उनको भी हम यूज नहीं करते हैं। तो हियर वन डज नॉट नॉर्मली एड बाई अ बेकर और बाई द बुक सेलर, ये इन सब चीजों की हमको जरूरत नहीं होती है क्योंकि ऑब्वियसली स्पष्ट हैं, कोई भी सुन करके ये आइडिया लगा सकता है कि यहाँ बेकर की बात की जा रही है और यहाँ बुक सेलर की बात की जा रही है। तो यहाँ बाई बुक सेलर या बाई बेकर कहने की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ भी बाई प्लस एजेंट की हमको जरूरत नहीं है। पहले देखिए, पहले में बाई प्लस एजेंट बहुत आवश्यक होता है, इसके बिना अर्थ की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, तो बाई प्लस एजेंट लगाते हैं। दूसरे में हमें पता ही नहीं है या ऐसे कुछ हैं जिनमें हमें पता ही नहीं होता है, तो वहां हम बाई प्लस एजेंट लगाएंगे कैसे। तीसरे प्रकार के वे होते हैं जिनमें सबको पता होता है कि सब्जेक्ट कौन है या एक्चुअल डूअर कौन है, तो इसलिए वहां पर बाई प्लस एजेंट लगाने की जरूरत है ही नहीं। एंड डी पॉइंट ऐसा होता है, डी पॉइंट कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें विद प्लस ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, यानी बाई नहीं लगाया जाता। व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज अ मटेरियल और सब्सटेंस, when the object of the active voice is a material or substance, with is used in the passive voice instead of by, तब जो है उसके साथ मतलब तब उसके साथ क्या होता है, तब उसके साथ हम with का यूज करते हैं। when the object of the active voice is a material or substance, जब कोई एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होता है वह ऑब्जेक्ट नहीं, यहां सब्जेक्ट होगा, इसलिए मैं बार बार इसको थोड़ा सा चूज कर रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल, या यूं कहिए कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट नहीं, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा लेकिन पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। यहां पर ऐसे समझिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज अ मटीरियल और सब्सटेंस, तो जब ये ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट होगा, यहां पर जब कोई सब्जेक्ट when the subject of the active voice is a material or substance, with is used in the passive voice instead of by। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी एक्टिव वॉइस का कोई सब्जेक्ट है वह या तो मटेरियल है या कोई सब्सटेंस है, तब उसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसके साथ बाई नहीं लगाएंगे, विद लगाएंगे।
जैसे यहां पर देखिए अ हैंडकरचीफ कवर्ड हिज आईज, तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। कवर्ड हिज आईज ये अपने आप में एक्टिव वॉइस में है, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हैंडकरचीफ। और हैंडकरचीफ को या तो आप मटेरियल कहेंगे या सबस्टेंस कहेंगे, दोनों में से कोई एक कहेंगे, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, यानी लिविंग बीइंग नहीं है। लेकिन इसको हम यूज ऐसे कर रहे हैं जैसे कि लिविंग बीइंग ही हो, तो इसलिए हैंडकरचीफ कवर्ड हिज आईज। तो यहां पे चूंकि ये जब किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो मटेरियल हो या सबस्टेंस हो, तब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय उसके साथ हम विद लगाते हैं, बाय नहीं लगाते। सब विद इज यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। तो इसलिए यहां विद प्लस ऑब्जेक्ट, अब ठीक है कि तब हम जो है विद प्लस ऑब्जेक्ट, चूंकि इसको हम बनाए तो ऑब्जेक्ट रहे हैं, तब हम इसको विद प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो अ हैंडकरचीफ कवर्ड हिज आईज का क्या हो जाएगा, हिज आईज वर कवर्ड विद अ हैंडकरचीफ। तब यहां बाय अ हैंडकरचीफ नहीं होगा, बाय अ हैंडकरचीफ मतलब एक एक्टिव सब्जेक्ट के साथ होता है। गैस फिल्ड द किचन, तो यहां भी वर्ब क्या है, फिल्ड है, और इसका जो सब्जेक्ट है वो मटीरियल है। और जब मटेरियल है तो इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसके साथ विद गैस लगेगा, ना कि बाय गैस। तो द किचन वॉज फिल्ड विद गैस, द किचन वॉज फिल्ड विद गैस, ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये चेंज होगा पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट पॉइंट इज by plus object is used to indicate agent and with plus object to indicate means or instrument। यानी एजेंट यानी लिविंग बीइंग, अगर कोई व्यक्ति होता है, मीन्स कोई सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए बाई प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। एंड अगर कोई विद प्लस ऑब्जेक्ट इंडिकेट मीन्स और इंस्ट्रूमेंट, यानी साधन अथवा किसी इंस्ट्रूमेंट को, किसी टूल को इंडिकेट करने के लिए विद प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। Point E, ellipses of verb B, when two or more passive verbs are used, जब दो या दो से ज्यादा passive verbs प्रयोग की जाती हैं, verb B used in the first sentence omitted, verb used in the verb B used in the first sentence omitted in the rest। जैसे X न्यू प्रोग्राम्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड बीम्ड बाय द टीवी एवरीडे। तो यहां पर देखिए, जैसे फिर से यहां पे पढ़ लीजिए, व्हेन टू और मोर पैसिव वर्ब्स आर यूज्ड, जब दो या दो से ज्यादा पैसिव वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है, वर्ब बी इज बी यूज्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस omitted in the first instance omitted in the rest। मतलब वर्ब जो बी होती है वो पहले में तो छोड़ी जाती है, तो इसमें क्या है, वर्ब बी यहाँ आर है, तो आर पहले में तो छोड़ी जाती है और बाकी सभी में खत्म कर दी जाती है। तो प्रोग्राम्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, एंड के बाद यहाँ भी आर होना चाहिए, तो यहाँ से आर खत्म हो गई, और एंड बीम्ड बाय द टीवी एवरीडे, ये यहाँ पर लिख दिया गया। यानी एक ही लिखने की आवश्यकता हमको पड़ती है, बाकी सभी को छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वॉइस स्ट्रक्चर। तो वॉइस स्ट्रक्चर क्या है, वॉइस स्ट्रक्चर क्या होता है, वॉइस चेंज अफेक्ट्स ओनली द फॉर्म। वॉइस जो चेंज किया जाता है वह केवल फॉर्म को अफेक्ट करता है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस कैन बी चेंज्ड विदाउट चेंजिंग मीनिंग। और इसलिए जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको मीनिंग को चेंज किए बिना उसका स्ट्रक्चर चेंज किया जा सकता है। फिर से सुनिए, वॉइस चेंज अफेक्ट्स ओनली द फॉर्म। वॉइस जो चेंज होता है, यानी हम किसी सेंटेंस में कोई वॉइस चेंज करते हैं किसी वर्ब का, तो उससे केवल वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। जब हम वॉइस चेंज करते हैं किसी वर्ब का, तो इसका मतलब है कि सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज होती है। जैसे यहां पर हम कहें, इस सेंटेंस में तो कहेंगे, लेकिन यहां कहें कि न्यू प्रोग्राम्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, तो ये केवल फॉर्म चेंज हो रही है वर्ब की। सो द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस कैन बी चेंज्ड विदाउट चेंजिंग मीनिंग। और इसलिए जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको मीनिंग चेंज किए बिना स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है।
देयर आर अ नंबर ऑफ सच स्ट्रक्चर्स, इसलिए बहुत सारे काफी स्ट्रक्चर्स हैं सेंटेंसेस के, पैसिव वॉइस, एक्टिव से मतलब वॉइस चेंज करने के या वॉइस के, तो उनके विषय में हम अब एक एक करके पढ़ेंगे। एक स्ट्रक्चर होता है मोनोट्रांजिटिव। तो मोनोट्रांजिटिव क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, और ट्रांजिटिव मतलब एक सिंगल वर्ब ऑब्जेक्ट वाली। तो मैन मेक्स मशीन, इसमें एक ही वर्ब है, तो मोनोट्रांजिटिव इस तरह से ये हो गया। और मोनोट्रांजिटिव ऐसे भी हम कह सकते हैं, मोनो मतलब एक, मोनोट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव का मतलब वो होता है ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट हो। तो यह मोनोट्रांजिटिव का मतलब यह हुआ वास्तव में ऐसी वर्ब जिसका एक ही ऑब्जेक्ट हो। मैन मेक्स मशीन्स, यानी कि मशीन्स इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप मोनोट्रांजिटिव कह सकते हैं। मैन मेक्स मशीन्स, तो मैन मेक्स मशीन में एक ही ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव क्या हो जाएगा? मशीन्स आर मेड बाय मैन, मशीन्स आर मेड बाय मैन। तो इस तरह से ये एक ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट होने के कारण ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया और सब्जेक्ट इधर आ गया, और मशीन्स आर मेड बाय मैन, ये आसानी से सेंटेंस चेंज हो गया, इसका वॉइस चेंज हो गया। यहाँ मेक्स, मेक प्लस एस और एस, और यहाँ आर मेड हो गया, यानी वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई। यहाँ जो मशीन से सब्जेक्ट था वो यहाँ जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर मशीन्स, वो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, एंड जो यहाँ पर सब्जेक्ट था वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से मशीन्स आर मेड बाय मैन, ये सेंटेंस इसका वॉइस चेंज हो गया यहाँ पर। व्हाट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, तो यहाँ भी क्या है? मोनोट्रांजिटिव मतलब जिसका एक ही ऑब्जेक्ट हो। तो स्टीम इंजन क्या है? यहाँ इन्वेंटेड का एक है, इन्वेंटेड इंजन, तो इंजन क्या है? एक ही ऑब्जेक्ट है। इस तरह से ये भी मोनोट्रांजिटिव हो गया। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? द स्टीम इंजन सब्जेक्ट बन जाएगा, व्हाट इसमें ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और हम यहाँ क्या लिखेंगे? द स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय व्हाट। तो यहाँ पर ये वर्ब हो गई, वर्ब जो है जहां जो यहाँ इन्वेंटेड है वो यहाँ पर वाज इन्वेंटेड हो गया, और जो द स्टीम इंजन है उसकी जगह यहाँ पर ये द स्टीम इंजन जो इसमें ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, और जो इसका सब्जेक्ट था व्हाट वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया और बाई के साथ हो गया। तो ये मोनोट्रांजिटिव है, इस तरह से यूज होता है। इसकी पूरी एक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको मिलेगी। दूसरा है डी ट्रांजिटिव। डी ट्रांजिटिव का मतलब, चूंकि डी का मतलब टू होता है, तो डी ट्रांजिटिव का मतलब ऐसा हो गया कि ऐसी वर्ब जिसके दो ऑब्जेक्ट हो। इन डी ट्रांजिटिव्स either the direct object or the indirect object can be passivized। तो चूंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो दोनों में से किसी को भी पैसिव में बनाया जा सकता है। पैसिवाइज्ड, कैन बी पैसिवाइज्ड मतलब दोनों में से किसी को भी पैसिव बनाया जा सकता है। इन दी ट्रांजिटिव्स आइदर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी पैसिवाइज्ड, किसी को भी पैसिवाइज किया जा सकता है, किसी को भी पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। When the direct object becomes the subject, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस का, the indirect object is expressed by a preposition to, तो उस समय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम प्रेपोजिशन टू के साथ एक्सप्रेस करते हैं या प्रकट करते हैं या प्रस्तुत करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही गेव अस अ चेक, तो यहाँ चेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम इसको चेक को हम बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? अ चेक वॉज गिवन टू अस, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अ चेक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस है, तो अस के लिए हमने यहाँ पर फिर टू लगा दिया। अ चेक वॉज गिवन टू अस, तो इसको हम इस तरह से बनाते हैं। और अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, वी वर गिवन अ चेक, तो यहाँ पर हमको कुछ भी कोई मतलब टू वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, वी वर गिवन अ चेक, और यहाँ पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कभी प्रेपोजिशन नहीं आता है, ये ध्यान रखने की बात है। इसी तरह से प्रोफेसर वर्मा टॉट अस इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड अस यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम जो अस को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा वी वर टॉट इंग्लिश बाय प्रोफेसर वर्मा, एंड क्योंकि प्रोफेसर वर्मा एक्चुअल सब्जेक्ट है,
तो बाय प्रोफेसर वर्मा, और टॉट इंग्लिश, इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ टू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, और अस को हमने सब्जेक्ट बना दिया वी। और अगर हम इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हो जाएगा इंग्लिश वॉज टॉट, तब टू अस हो जाएगा, इंग्लिश वॉज टॉट टू अस बाय प्रोफेसर वर्मा। यानी कि अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें उसके साथ टू लगाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डी ट्रांजिटिव प्लस बेनिफेक्टिव, यानी कि डी ट्रांजिटिव यानी कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं और प्लस एक क्या होता है, बेनिफेक्टिव होता है। बेनिफेक्टिव मतलब जो कोई व्यक्ति बेनिफिट ले रहा है, दैट इज बेनिफेक्टिव। तो ही बॉट मी ए रिंग, ही बॉट मी ए रिंग यानी उसने मेरे लिए एक रिंग खरीदी। तो रिंग तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये मी क्या है, ये मी जो है डी ट्रांजिटिव, तो ये भी जो है ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन जिस तरह की ये वर्ब है, इस वर्ब में ये बेनिफेक्टिव है, मी बेनिफेक्टिव है, एंड रिंग यानी रिंग किसके लिए ली है, मी के लिए ली है। तो ये बेनिफेक्टिव है और ये रिंग है। तो इस कैसे करेंगे, अ रिंग वॉज बॉट फॉर मी, यानी कि यहां पर हम इसको हम जो रिंग है इसको यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको तो हम सब्जेक्ट बना देते हैं, और जो दूसरा बेनिफेक्टिव बचता है, ये बेनिफेक्टिव बचता है, इसके साथ हम यहाँ पर फॉर लगाते हैं, फॉर मी कहते हैं। यहाँ पे बेनिफेक्टिव की स्थिति में जो अगर कोई दूसरा बेनिफेक्टिव ऑब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम फॉर लगाते हैं और टू नहीं लगाते हैं। तो अ रिंग वॉज बॉट फॉर मी। इसी तरह से दे लेफ्ट अस सम फूड, तो यहाँ भी जो सम फूड है तो फूड तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एंड अस यहाँ पर बेनिफेक्टिव हो गया। तो इस स्थिति में फूड को सब्जेक्ट बना लिया जाएगा और इसके साथ फॉर लगाया जाएगा। तो सम फूड वॉज लेफ्ट फॉर अस, इस तरह से लिखा जाएगा। पॉइंट 1, द सेकंड ऑब्जेक्ट यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली बिकम्स द सब्जेक्ट इन द पैसिव। तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम सेकंड ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो तो यहाँ क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड विद फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो फॉर प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में वह यहाँ यूज किया जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर बेनिफेक्टिव है इसलिए। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। एंड देन नोट प्लस नोट, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट इज यूज्ड व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज पर्पसिव और बेनिफेक्टिव। यानी जब ये बेनिफेक्टिव होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, जब वह या तो पर्पसिव होता है या फिर बेनिफेक्टिव, दोनों का एक ही अर्थ है मतलब। तो जब या फिर ये बेनिफेक्टिव होता है तभी सिर्फ इसके साथ फॉर लगाया जाता है। जैसे ही बॉट मी अ रिंग, तो रिंग किसके लिए खरीदी गई, मी के लिए खरीदी गई, तब इसके लिए कहा जाएगा अ रिंग वॉज बॉट फॉर मी। दूसरा है इन दिस कंस्ट्रक्शन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट मेड द सब्जेक्ट। ऐसी स्थिति में अगर कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेनिफेक्टिव की फॉर्म में आ रहा होता है तब इसको हम सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए। बिकॉज द सेंटेंस बिकम्स रादर क्लमजी, क्योंकि इससे जो है जो सेंटेंस है वो काफी क्लमजी यानी गलत हो जाता है। जैसे ही वॉज बॉट अ रिंग, अगर हम ऐसे कह देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ही जो है वो इसका वास्तविक ऑब्जेक्ट न होकर के एक बेनिफेक्टिव है। इसलिए यहां पर अ रिंग वॉज बॉट ही केवल कहा जा सकता है, ही वॉज बॉट अ रिंग ऐसे नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए इस का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। सी, टू प्लस ऑब्जेक्ट इज यूज्ड व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंडिकेट्स अ रेसिपिएंट। यानी जब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जब वो एक रेसिपिएंट के रूप में दिखाई देता है तब उसके साथ हम टू लगाते हैं, और जब वह बेनिफेक्टिव के रूप में दिखाई देता है तब हम उसके साथ फॉर लगाते हैं। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जब बेनिफेक्टिव होता है तब उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट में नहीं बनाना चाहिए। जैसे जो हमने पढ़ा है, इसी बात को मैं यहाँ पे फिर से एक बार आपको समझा देता हूं कि ये अ रिंग वॉज बॉट फॉर मी, यहाँ पर ये मी जो है ही बॉट मी ए रिंग, यानी रिंग किसके लिए है, यहाँ इस सेंस से ही पता चलता है कि मी के लिए है।
तो यहाँ मी रेसिपिएंट नहीं है, यानी ही जो है बॉट से, बॉट जो वर्ब है वो उसका रेसिपिएंट नहीं है बल्कि बेनिफेक्टिव है। तो बेनिफेक्टिव होने की स्थिति में ही वॉज बॉट नहीं कह सकते, ही वॉज बॉट अ रिंग ऐसे नहीं कह सकते, और इसके साथ टू भी नहीं लगा सकते, इसके साथ हम फॉर ही लगा सकते हैं। तो एक तो हमें इसको सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए जब ये बेनिफेक्टिव इस तरह का हो, यानी ये बॉट अपने आप में वर्ब ऐसी है जिससे कि ये रेसिपिएंट नहीं लग रहा है और ये बेनिफेक्टिव है। जब कोई प्रोनाउन बेनिफेक्टिव फॉर्म में हो तब एक तो हमें उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए, दूसरा उसको फॉर प्लस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हमें लिखना चाहिए, ठीक है। और अगर ये यहां पर बेनिफेक्टिव ना हो, रेसिपिएंट लग रहा हो, रेसिपिएंट मतलब जो गिव के अर्थ में होता है, गिव और टेक इसके अर्थ में होता है, तब ये रेसिपिएंट होते हैं। तो जब गिव के साथ में आ रहा हो तब वो रेसिपिएंट होता है और तब उसके साथ टू लगता है, अदरवाइज इसके साथ फॉर लगता है। और जब फॉर वाली स्थिति हो तब उसको हम कभी सब्जेक्ट नहीं बना सकते, सिर्फ फॉर प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में ही उस प्रोनाउन को हम लिख सकते हैं यहां पर, या ऑब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो ये था जो यहां पर एबीसी में समझाना था। इसके बाद है विद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव बिकम्स द सब्जेक्ट इन द पैसिव। जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। द कॉम्प्लीमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट रहता है वह अनचेंज्ड रहता है, यानी जहां होता है वहां का वहीं रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन, तो इसमें वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन, ये जो चेयरमैन है ये इसमें कॉम्प्लीमेंट है जो हिम के अर्थ को पूरा कर रहा है। वी इलेक्टेड हिम, तो हमने क्या इलेक्ट किया उसको, चेयरमैन। तो यहाँ चेयरमैन जो है वो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। इसी तरह से दे नेम्ड हर डॉली, तो दे नेम्ड, तो हर क्या है, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नेम्ड के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम हर कर रहा है। और डॉली क्या है, यहाँ पर डॉली इसका कॉम्प्लीमेंट है हर का, हाँ, यानी हमने क्या नाम रखा, डॉली रखा, तो इसलिए दे नेम्ड हर डॉली, तो इसलिए डॉली इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसी तरह से दे केप्ट मी वेटिंग, तो यहां पर मी तो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और वेटिंग क्या है, मी का ऑब्जेक्ट, मी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी मी के अर्थ को दे केप्ट मी, तो दे केप्ट मी व्हाट, तो व्हाट के अर्थ में क्या गया, वेटिंग, इसलिए यह कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसलिए इनका जो पैसिव होता है, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन, यानी कि द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव बिकम्स द सब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हिम ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। तो ये तीनों सब्जेक्ट बनते हैं और ये अपनी अपनी जगह पर जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। और क्या हो जाएगा, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन, शी वॉज नेम्ड डॉली, आई वॉज केप्ट वेटिंग। इस तरह से ये सेंटेंसेस इनके वॉइस चेंज हो जाते हैं। 5.4 गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल के विषय में पढ़ते हैं। गेट कैन बी यूज्ड इन सर्टन कंस्ट्रक्शंस इंस्टेड ऑफ बी, यानी बी की जगह पर कई बार कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ निश्चित निर्माणों में या कंस्ट्रक्शंस में गेट की जगह पर, यानी इज एम आर वॉज वर की जगह पर गेट का प्रयोग कर लिया जाता है इंस्टेड ऑफ बी। बी का मतलब क्या है, इज एम आर, और हो सकता है वॉज वर भी, हालांकि वॉज वर पास्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं, तो चूंकि बी प्रेजेंट को इंडिकेट करता है तो हम कह सकते हैं या कहना चाहिए कि इज एम आर की जगह पर कई बार इज एम आर न लिख करके गेट का प्रयोग कर लिया जाता है। और वॉज वर हो जाएगा तो गॉट हो जाएगा, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि इज एम आर वॉज वर सभी की जगह पर गेट और गॉट का प्रयोग कर लिया जाता है कई बार। कुछ कंस्ट्रक्शंस ऐसे भी होते हैं, यानी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें इज एम आर की जगह गेट का प्रयोग कर लिया जाता है और उनको पैसिव वॉइस में माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल नॉट ऑल पास्ट पार्टिसिपल्स एक्सेप्ट गेट इन प्लेस ऑफ बी, यानी कि सभी पास्ट पार्टिसिपल्स मतलब सभी थर्ड फॉर्म्स इस स्ट्रक्चर को, यानी कि बी की जगह अगर हम गेट लगा दें
तो सभी फॉर्म्स या सभी वर्ब्स इसको एक्सेप्ट नहीं करती, सिर्फ कुछ ही वर्ब्स हैं जो इज एम आर वॉज वर की जगह गेट या गॉट को एक्सेप्ट करते हैं। तो वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं, जैसे सम टिपिकल वर्ब्स जैसे विच टेक गेट इन द पैसिव वॉइस आर अरेस्टेड है, कॉट है, कंफ्यूज्ड है, डिवोर्स्ड है, ड्रंक है, इलेक्टेड है, एंगेज्ड है, किल्ड है, लॉस्ट है, मैरिड है। तो यहां पर हम इज एम आर की जगह अगर गेट लगा दें या गॉट लगा दें तो चलता है, और ये पैसिव वॉइस में ये समझे जाते हैं सेंटेंस। जैसे आई गॉट ड्रेस्ड मीन्स आई वॉज ड्रेस्ड, और आई बिकेम ड्रेस्ड, या गॉट का मतलब बिकेम या फिर आई वॉज ड्रेस्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। तो ये है तो पैसिव की जैसी फॉर्म हो जाती, लेकिन इसको लगभग ये मतलब वो एक्टिव जैसा माना जाता है इसको, यानी कि लगता है ऐसा है जैसे एक्टिव हो। आई गॉट ड्रेस्ड, तो आई गॉट ड्रेस्ड, लेकिन आप ऐसे समझिए कि हम इसको बी की जगह लिख रहे थे, हो तो पैसिव ही गया। आई बिकेम ड्रेस्ड या आई वॉज ड्रेस्ड, तो हो तो पैसिव गया, लेकिन ये लग कैसा रहा है, लगता है एकदम गॉट गेट गॉट लगा देने से एकदम एक्टिव लगता है। आई गॉट ड्रेस्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। इसी तरह से समवन गॉट हर्ट इन द एक्सीडेंट, यानी समवन वाज हर्ट इन द एक्सीडेंट। वी गॉट डिलेड मीन्स वी बिकेम डिलेड और वी वर डिलेड बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम। तो ये हो तो पैसिव में गए लेकिन लगते एकदम एक्टिव जैसे हैं, और यहाँ इनको ये मतलब बी यानी इज एम आर वॉज वर की जगह गेट का प्रयोग करके हम इस तरह के सेंटेंसेस भी हम बनाते हैं, यह समझने की आवश्यकता है। और ये जो वर्ब्स है जैसे अरेस्टेड, कॉट, कंफ्यूज्ड, इस तरह के वर्ब्स के साथ हम इनको यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशंस अदर देन बाय, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशंस अदर देन बाय, यानी कि मतलब हमेशा बाय ही नहीं आता है ऑब्जेक्ट के साथ, कभी कभी बाय के अलावा भी, जैसे कि विद लिखा गया था तो उसी तरह से कुछ और भी प्रेपोजिशंस आ जाते हैं। जैसे योर कंडक्ट सरप्राइजेस मी, ये एक्टिव वॉइस में है, योर कंडक्ट सरप्राइजेस मी। तो यहाँ हम अपने प्रचलित तरीके से बनाएंगे तो आई वॉज सरप्राइज्ड बाय योर कंडक्ट ऐसे लिखेंगे, लिख सकते हैं, या ऐसे लिखने की हम गलती कर सकते हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड बाय योर कंडक्ट हम ऐसे कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आई एम सरप्राइज्ड एट योर कंडक्ट, यानी बाय की जगह क्या आ गया, एट आ गया। तो ये इसका कोई देखिए ग्रामर तो नहीं है कि किसी ऐसा कोई रूल हो, लेकिन चूंकि सरप्राइज है और सरप्राइज के साथ यहाँ पर व्यवहार की दृष्टि से एट ही आ सकता है, ये लगभग हम व्यवहार से समझ पाते हैं। दिस न्यूज अलार्म्ड अस, तो यहां भी देखिए अलार्म्ड पास्ट में है, तो हम गलती कर सकते हैं कि वी वर अलार्म्ड बाय दिस न्यूज। तो यहां भी बाय दिस न्यूज न लिख करके हम क्या लिखते हैं, वी वर अलार्म्ड एट द न्यूज, वी वर अलार्म्ड एट द न्यूज लिखते हैं, बल्कि बाय द न्यूज नहीं लिखते। इसी तरह से दीज पीपल नो हिम वेल, तो इसी तरह से ही इज नोन, और फिर क्या हो जाएगा, ही इज वेल नोन बाय दीज पीपल नहीं होता है, बल्कि टू, यानी नो के साथ टू आता है। यह लगभग हम लिख करके पढ़ करके प्रैक्टिस करके ये समझ में आता है। तो ही इज वेल नोन टू दिस पीपल, यानी कि नो को अगर पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसके साथ टू आता है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं या कह सकते हैं। तो ही वॉज वेल नोन टू दीज पीपल। एंड देन इज राम मैरिड सीता, तो सीता वॉज मैरिड टू राम कहा जाता है, ना कि बाई राम ऐसा नहीं कहा जाता। तो सीता वॉज मैरिड टू राम। इसी तरह से योर केस इंटरेस्ट्स मी, तो यहां भी आई एम इंटरेस्टेड बाय योर केस न कह करके आई एम इंटरेस्टेड इन योर केस, यानी मैं तुम्हारे केस में इंटरेस्टेड हूं यह कहते हैं, तो आई एम इंटरेस्टेड इन योर केस कहते हैं, ना कि बाय योर केस कहते हैं। इसी तरह से एन अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन अदर देन बाय इज यूज्ड इन दिस कंस्ट्रक्शन। एन अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन अदर देन बाय, यानी इस तरह से बाय के अलावा जो भी अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन होता है, यानी इन वर्ब्स के साथ कुछ निश्चित प्रेपोजिशंस होते हैं जो इनके साथ जुड़ते हैं, और ये हमें इंग्लिश की प्रैक्टिस से एक्चुअली पता लगता है। ऐसा कोई नियम नहीं है जिसकी वजह से ये कह दिया जाए कि इस नियम के कारण यहाँ पर एट लगाया गया। अलार्म का जो मीनिंग है जिस तरह से,
और जो सेंस निकलता है अलार्म का उसके अनुसार यहाँ पर एट लगाया गया है। इसी तरह से नाउन का जो मीनिंग है और जिस तरह से हम प्रयोग करते आए हैं नाउन को उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टू लगाया गया। यही अर्थ की वजह से मैरिड और यही इंटरेस्टेड की वजह से यहाँ पर इंटरेस्टेड के अर्थ की वजह से यहाँ पर इन लगाया गया है। 5.6 विद इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव विदाउट टू यानी कि बेयर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव विदाउट टू ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स एन इन्फिनेटिव विद टू, यानी कि कुछ जो इन्फिनेटिव्स होते हैं वो विदाउट बेयर इन्फिनेटिव होते हैं, तो जब हम उनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं इन्फिनेटिव विदाउट टू यानी बेयर इन्फिनेटिव ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स एन इन्फिनेटिव विद टू यानी फुल इन्फिनेटिव इन द पैसिव वॉइस। यानी ऐसे सेंटेंसेस कुछ ऐसे जिनमें इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव होता है यानी उनके साथ टू नहीं आता है, एक्टिव वॉइस में वो बेयर इन्फिनेटिव के रूप में यूज किए जाते हैं एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब उनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उन इन्फिनेटिव्स को हम फुल इन्फिनेटिव बना देते हैं यानी कि उनके साथ टू लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी मेड हर सिंग, तो यहाँ पर जो सिंग है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है यानी कि इसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसको फिर हम फुल इन्फिनेटिव बना देंगे और टू सिंग हो जाएगा। तो शी वॉज मेड टू सिंग यहाँ पर हमने लिख दिया। इसी तरह से दे मेड मी लाफ, तो यहाँ पर लाफ है ये भी बेयर इन्फिनेटिव है और इस बेयर इन्फिनेटिव को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर टू लाफ हो जाएगा यानी मी को तो ये ऑब्जेक्ट इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे तो इस लाफ के साथ में टू लग जाएगा और हो जाएगा आई वॉज मेड टू लाफ, आई वॉज मेड टू लाफ ये हो जाएगा। इसी तरह से ही सॉ अ मैंगो फॉल, तो यहाँ पर फॉल जो है वह भी बेयर इन्फिनेटिव है और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसके साथ टू लगा देंगे और हो जाएगा अ मैंगो वॉज सीन टू फॉल। इसी तरह से वी सॉ द कैमल क्रॉस द रोड, यहाँ पर क्रॉस भी बेयर इन्फिनेटिव है और जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो टू क्रॉस द रोड हो जाएगा द कैमल वॉज सीन टू क्रॉस द रोड। बट लेट डज नॉट मेक अ फुल इन्फिनेटिव, लेकिन लेट के बाद जो वर्ब आती है उसके साथ फुल इन्फिनेटिव नहीं बनाया जाता है इन द पैसिव वॉइस इवन, यानी कि पैसिव वॉइस में भी उसके साथ फुल इन्फिनेटिव नहीं बनाया जाता है यानी विदाउट टू ही आता है। वी लेट हिम गो, ये एक्टिव वॉइस में हो गया और ही वॉज लेट गो पैसिव वॉइस में हो गया यानी कि लेट टू गो नहीं कहा जाएगा इसमें। 5.7 इज इम्पेरेटिव यानी ऑर्डर और कमांड, ऐसे सेंटेंसेस जो जिनमें ऑर्डर और कमांड दी जाती है उनको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब क्या होता है, तब टेल हर टू वेट हियर, उससे कहो वेट करने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, तब हम इसको इस तरह से कहते हैं लेट हर बी टोल्ड टू वेट हियर, लेट हर बी टोल्ड टू वेट हियर। गिव द ऑर्डर टू ओपन फायर, तो यहाँ पर लेट द ऑर्डर टू ओपन फायर बी गिवन, इस तरह से इसका पैसिव बनता है यानी टेल हर टू वेट हियर, लेट हर बी टोल्ड टू वेट हियर, गिव द ऑर्डर टू ओपन फायर, लेट द ऑर्डर टू ओपन फायर बी गिवन एंड क्लोज ऑल द गेट्स एट वंस, तो लेट ऑल द गेट्स बी क्लोज्ड एट वंस। इस तरह से इनका पैसिव वॉइस बनता है। इनके रूल्स यहाँ पर नीचे दिए गए देखते हैं। अ पैसिव इंपेरेटिव बिगिंस विद लेट, यानी देखिए यहाँ पर टेल हर टू वेट हियर ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया और इसका जो पैसिव बनेगा पैसिव इंपेरेटिव बिगिंस विद लेट, यानी अगर इसका हम पैसिव बनाएंगे तो वो लेट से शुरू होगा, तो यहाँ पे लेट आ गया, फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा, फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में जो उसका ऑब्जेक्ट होगा वो पहले आएगा। तो टेल हर टू वेट, टेल हर टू वेट हियर, तो यह ऑब्जेक्ट क्या है, टेल का हर है, तो यहाँ लेट के बाद क्या आ गया, हर आ गया और उसके बाद क्या है, लेट के बाद फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव हो गया। उसके बाद द इम्पेरेटिव वर्ब बिकम्स बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इम्पेरेटिव वर्ब मतलब वर्ब की थर्ड, तो वर्ब क्या है यहाँ पर टेल है, तो टेल क्या हो जाता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाती है, तो हो गया लेट हर बी टोल्ड टू वेट हियर। इसी तरह से ये लेट से शुरू हुआ और लेट के बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या है, गिव दी ऑर्डर टू ओपन फायर,
तो लेट द ऑर्डर टू ओपन द फायर हो गया, इसका ऑब्जेक्ट लेट के बाद, और उसके बाद फिर क्या है गिव, तो क्या हो गया बी गिवन हो गया, यानी बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया यानी बी गिवन हो गया। इसी तरह से क्लोज ऑल द गेट्स एट वंस, तो लेट ऑल द गेट्स बी क्लोज्ड एट वंस, इसी की तरह से हो गया, यानी पहले लेट लगा दिया, उसके बाद फिर ऑल द गेट्स हमने लगा दिया, मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट लगा दिया लेट ऑल द गेट्स, और उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म हमने बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा दी, तो बी क्लोज्ड हो गया, और ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, तो ये एट वंस लास्ट में आ गया। इस तरह से ये फॉलो हो गया यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट इज 5.8। 5.8 पॉइंट इज देयर, तो 5.8 इंपेरेटिव यानी एडवाइस और सजेशन के लिए, तो द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंपेरेटिव वर्ब बिकम्स द सब्जेक्ट इन द पैसिव। फिर से देखिए, द ऑब्जेक्ट जो होता है इंपेरेटिव वर्ब का वह सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में। द इंपेरेटिव वर्ब बिकम्स शुड और मस्ट प्लस बी प्लस पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहां पर बी पार्टिसिपल नहीं होगा बल्कि पास्ट पार्टिसिपल होगा। पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पार्टिसिपल तो कोई भी हो सकता है। तो द इंपेरेटिव वर्ब बिकम्स शुड और मस्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो यानी जो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव का, और उसकी जो वर्ब होती है वह शुड या मस्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल बन जाती है। तो देखिए टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम हो गया, ये जो मेडिसिन है ये सब्जेक्ट बन गया, और ये टेक शुड बी टेकन बन गया। इसी तरह से हेल्प द पोर, तो द पोर तो इसमें सब्जेक्ट बन गया, और शुड बी हेल्प इसमें वर्ब बन गया, तो द पोर शुड बी हेल्प्ड हो गया। ओबे योर टीचर्स, तो यहाँ योर टीचर्स क्या हो गया, ये तो योर टीचर्स तो सब्जेक्ट बन गया, एंड शुड बी अबेड और मस्ट बी अबेड इसकी वर्ब होगी, तो टीचर्स मस्ट बी अबेड हो गया। तो इसके बाद है फिर आपका इम्पेरेटिव रिक्वेस्ट, ये चूंकि कुछ इस पेज पर है कुछ अगले पेज पर है, तो इसलिए इसको दूसरे वीडियो में लिया जाएगा। इस वीडियो में यहीं तक लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी और जल्दी रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।